नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। अनंगपाल तोमर को किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए, अनंगपाल तोमर को किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? पानीपत, जयपुर, इंदौर या फिर दिल्ली? तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। यहाँ पर देखिए क्लास, एक इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें 11वीं शताब्दी का एक शिलालेख लगा हुआ है, और उस 11वीं शताब्दी के शिलालेख में तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा अनंगपाल तोमर के बारे में लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। कभी भी अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी या दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय अनंगपाल तोमर को दिया जाता है, इसका मेंशन कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे मेहरौली के लौह स्तंभ के 11वीं शताब्दी के एक शिलालेख में ये चीज लिखा गया है। ठीक है, लगा है। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट शिलालेख हम देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे जब हम अयोध्या इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग आप याद रखेंगे। ठीक है, बेस नगर की बात करेंगे तो वासुदेव का नाम आप याद रखेंगे। हाथी गुम्फा कई बार पूछा है, जो कि किससे रिलेटेड है? खारवेल किंग से रिलेटेड है। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन भोज से। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो रुद्र दामन से। भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त से। ठीक है, नानाघाट सतकर्णी से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। और मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोधर्मन से रिलेटेड है। क्लास ये इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ से आपके परीक्षा में पहले भी प्रश्न बना है और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। गिरिव्रज प्राचीन नाम था किसका? बताइए, मथुरा का, तक्षशिला का, विराटनगर का या फिर राजगीर का? तो एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। राजगीर का नाम आपका क्या हुआ करता था? गिरिव्रज प्राचीन नाम। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं। आपके परीक्षा में पूछा जाता है महाजनपद उनकी राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करेंगे अंग की, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, आपके अंग में जब बहुत दर्द होता है तो चंपी की आवश्यकता होती है, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, अगर हम आधुनिक उसमें देखेंगे कौन सा स्थान है तो बिहार में आपको यह स्थान मिलेगा। ठीक है, देखिए लिखा आधुनिक बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर जिले में स्थित है। मगध की बात करेंगे तो मगध जो थी वो सबसे पावरफुल
महाजनपद था, ये चीज याद रखिएगा। तो इसका प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे ये स्थान कौन सा है, तो पटना गया वाला जो है ये वहां पर पड़ेगा। मल की बात करेंगे तो मल की क्या थी, कुशीनगर थी और पावा थी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता है कुशीनगर पता है आपको, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर वाले ये सब जिले आपके मल राज्य में शामिल थे। अच्छा, जो यूपी वाले हैं ना वो आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी मेंस में अगर सिग्निफिकेंस पूछा यूपी का, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यूपी में ये महाजनपद थे, तो वहां पे आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, इसलिए यूपी वाले तो याद कर लीजिएगा। जैसे मल की बात करें तो राजधानी कुशीनगर थी, ठीक है। वर्तमान अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले इसमें शामिल है। वज्जी की बात करेंगे तो वैशाली, ठीक है, ये बिहार में गंगा नदी के उत्तरी भाग में स्थित है। कौशल श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो अभी भी आप देखेंगे गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती ये रीजन, ठीक है। काशी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है वाराणसी, ठीक है, बनारस के बारे में आप सभी को पता है। चेंदी की बात करेंगे तो सुक्तिमती, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड में स्थित है। अगला देखते हैं, कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ, तो ये हरियाणा, दिल्ली वाला रीजन आपका हो गया। वत्स का कौशंबी, ये आपका कौन सा रीजन हो गया, प्रयागराज, मिर्जापुर वाले इसमें वत्स में आ गए, ठीक है। पांचाल की बात करेंगे तो अहिच्छत्र, ठीक है, उत्तर पांचाल की, और काम्पिल आपके दक्षिण पांचाल की। अगर ये हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यमुना के पूर्व से लेकर कौशल जनपद तक है। मत्स्य विराटनगर, आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर। और आपके परीक्षा में ये भी पूछा गया था जो मत्स्य है वो आधुनिक भारत में कहां पर फैला हुआ है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पर मत्स्य है, ठीक है। यही परीक्षा में प्रश्न था कि मत्स्य आधुनिक भारत में कहां पर है, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो आपको टिक लगाना था, वर्तमान में राजस्थान में है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं क्लास, किन किन तरीके के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जब हम महाजनपद की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि महाजनपद के कैपिटल्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन महाजनपद की राजधानियां हुआ करती थी। और आपके परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है कि इस समय ये महाजनपद कहाँ पर है। जैसे सुरसेन की बात करेंगे तो मथुरा, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। अवंती की बात करेंगे तो उज्जैन और महिष्मती, ठीक है, तो ये आपके मालवा रीजन वाला क्षेत्र है। अस्माक की बात करेंगे तो पोतन, ये आपका दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत वाला रीजन, मतलब ये आपका साउथ में, याद रखिएगा। अगर आपका परीक्षा में पूछे कि कौन सा महाजनपद आपके साउथ में था तो आप याद रखेंगे अस्माक, पोतन, ये भारत के दक्षिणी भाग में नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। समझ में आया जो मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादातर सारे ही महाजनपद आपके नॉर्थ में है। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे, एकमात्र जो महाजनपद आपका साउथ में है वो है अस्माक, और उसका आपका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल है पोतन। और ये कहाँ पर लाई करता है, भारत के दक्षिण भाग में नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र में, ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गया ना। फिर कम्बोज की बात करेंगे तो यहाँ पे आधुनिक कश्मीर का राजपुरा, ठीक है, और ये हिंदू कुश वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है। गांधार की बात करेंगे तक्षशिला, तो ये भी पाकिस्तान के पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया ना। चलिए, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास आप लोग, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल से प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि वर्तमान में ये कौन से क्षेत्र हैं। दोनों तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी स्लाइड दिखा देती हूं मैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, आप पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, वो भी मैं आपको बता दूं महाजनपद से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है कि महाजनपद के बारे में मेंशन किस बुद्धिस्ट सोर्स में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धिस्ट सोर्स की अगर बात होगी तो
अगुंतर निकाय, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा ज्ञान, कौन सा ज्ञान स्क्रिप्ट है, ज्ञान टेक्स्ट है, तो आप क्या बताएंगे, भगवती सूत्र, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा, याद रखिएगा क्लास, जो दोनों नाम मैंने आपको बताया है, एक अगुंतर निकाय और दूसरा आपका है भगवती सूत्र। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि जो 16 महाजनपद है उनके बारे में किन दो सोर्सेज में मेंशन है, तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुंतर निकाय में और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, उल गुलान विद्रोह शब्द संबंधित है किस विद्रोह से, बताइए। संताल विद्रोह से, मुंडा विद्रोह से, चूर विद्रोह से या फिर पहाड़िया विद्रोह से। तो यहां पर ये आपका यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, आईएएस में भी पूछा गया प्रश्न है उल गुलान विद्रोह के बारे में। तो याद रखिएगा उल गुलान विद्रोह जो है वो आपका मुंडा विद्रोह से रिलेटेड है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर हम मुंडा विद्रोह देखें तो 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में स्थित बिरसा मुंडा के अंतर्गत मुंडा विद्रोह का आपका प्रारंभ हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। तो क्लास बताइए, अगर हम देखें यहां पर तो सबसे पहले आपका क्या है होगा, क्रिप्स मिशन कब आया है, 1942 में, मार्च 1942 में, ठीक है, मार्च में। और क्रिप्स मिशन के बाद ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, कब, 1942 में, ठीक है। ये आपका अगर हम देखेंगे जुलाई अगस्त का समय है, ठीक है। इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। डू और डाई का नारा इसमें दिया गया। शिमला सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 1945 में हुआ है। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया है, 1946 में आया है, ठीक है। अब इसको आप अरेंज करिए तो सबसे पहले क्या होगा, क्रिप्स मिशन होगा। और क्रिप्स मिशन के पहले भी आपका अगस्त ऑफर आया है, ठीक है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला गया है ना, याद है ना, पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला जाता है, क्रिप्स मिशन को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 4 3 2 जगह दिया है, फिर उसके बाद आपका 2 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, क्रिप्स मिशन से जो चीज पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। पहले आपका क्या है, अगस्त ऑफर आया है, फिर क्रिप्स मिशन आया है और उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें डू और डाई का नारा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन, तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से 3 सदस्य थे, तो आपको पता होगा पैट्रिक लॉरेंस का नाम याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और कौन थे बता दीजिए, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और कौन थे, और एक आपके अलेक्जेंडर थे। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना था, मुस्लिम शासक था, ये पूछा गया है। जैन उल आबदीन, मिर्जा हैदर, सिकंदर शाह या फिर शमशुद्दीन शाह मीर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर ABCD में से है डी, शमशुद्दीन शाह मीर जो था वह शाह मीरी वंश का संस्थापक था और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है। क्लास कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही है आंसर, तो आप वीडियो को अपना पॉज कर लिया करिए और पहले अपना आंसर दे लिया करिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुना करिए। 6वां प्रश्न देखते हैं, पिनाका के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए चलिए, यह सतह से सतह पर मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। दूसरा है, इसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ABCD में से बताइए, करेक्ट पूछा गया है। बताइए क्लास। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम पिनाका की बात करते हैं तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली क्या है? नहीं है, ठीक है। और आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा इसको विकसित किया गया, ये भी गलत है। यहाँ पर आपका दोनों ही गलत है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो पिनाका मार्क है, जो डिजाइन है और विकास पुणे स्थित DRDO प्रयोगशाला, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा उच्च पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। इसी वजह से हमने कहा है कि कथन 2 जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये आपका हाल ही में नहीं, अब तो ये टाइम हो गया है, उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से पिनाका रॉकेट प्रणाली के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये आपका क्या है? ये रॉकेट है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर मिसाइल की बात की गई थी, यहाँ पे आप याद रखिएगा रॉकेट है ये, ठीक है। इसी वजह से आपका पहला भी सही नहीं था। तो दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्लास। अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न, अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। 13 वर्ष की आयु में पानीपत में उसका राज्यारोहण हुआ था। दूसरा है, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में लिख कर लीजिएगा, इसको उपलक्ष्य लिखा है, उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए। आपको पता है कि अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? तो याद रखिएगा, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध एक अभियान पर था। और इसी दौरान जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो कालानौर में, ठीक है, कलानौर जिसको बोलते हैं, कलानौर जो कि पंजाब में है, पंजाब में ही उसका अकबर का 13 वर्ष की आयु में बैरम खान द्वारा राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पानीपत दिया है वो आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? कलानौर, ठीक है, जो कि कहाँ पर? पंजाब में है, ठीक है। और यहाँ पर अफगान के विरुद्ध एक अभियान को लीड कर रहा था अकबर, और इसी दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई और बैरम खान ने उनको वहीं पर उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। तो पहला आपका गलत है। दूसरा जो आपको दिया गया, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य करिएगा इसको, में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये आपका क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल 2। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 1572 में अकबर अजमेर के रास्ते से आगे अहमदाबाद की ओर बढ़ा और किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना किए बिना गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित करने में सफल रहा। गुजरात की इसी विजय के स्मरण में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश की कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील राज्य के किस शहर में स्थित है? बताइए। हरदोई में, मेरठ में, सीतापुर में या फिर आगरा में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कीठम झील जो है, जिसे हम सुर सरोवर नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा ना, सुर सरोवर झील कहाँ है? मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो सुर सरोवर झील जो है वो आपका आगरा में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हरदोई, मेरठ, सीतापुर, आगरा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आगरा होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही उत्तर बता दिया ना। वैसे आप में से कई स्टूडेंट ने आंसर सोच भी लिया होगा। अच्छा क्लास, जब हम रामसर साइट की बात करते हैं तो आपको पता है रामसर साइट जो है वो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। और वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 फरवरी को याद रखिएगा ये चीज। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं?
तो आपको बताना है। चलिए बताइए। उसने मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि दी। दूसरा है उसके शासन काल में सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम कर दिया गया था। फिर आखिरी है उसके शासनकाल में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पहला आपका सही है, ठीक है। उसने मेहरुनिसा से विवाह किया था और उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी, ये आपका सही है, ठीक है। फिर उसके शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम कर दिया गया था, ये भी सही है, ठीक है। और फिर उसके शासनकाल में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया था, ये भी आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके दरबार की अगर हम बात करते तो इनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके समय में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर आपका तीनों ही सही है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के विचार ने आकार लिया था? तो बताइए, फैजपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में या फिर रामगढ़ अधिवेशन में? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका हरिपुरा सेशन है, ठीक है, और त्रिपुरी सेशन है, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी सेशन है, इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सही है ना? ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करें राष्ट्रीय योजना समिति के विचार की, तो ये आपका किस अधिवेशन में ये इस विचार ने आकार लिया था? तो वो आपका हरिपुरा सेशन था, ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। और इसके बाद आपको पता है 1939 में त्रिपुरी सेशन के लिए भी किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, ठीक है। और इनके विरुद्ध में कौन खड़ा था? पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। और बाद में आपको पता है कि त्रिपुरी सेशन में ही सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण से चिन्हित किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। शक कुषाण चरण के दौरान भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। कारण दिया गया है उस समय दोनों क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संपर्क था। तो यहाँ पर आपको बताना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, क्या आपका सही उत्तर होगा? तो बताइए, शक कुषाण चरण के दौरान भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उस समय दोनों क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संपर्क था, ये भी सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पे आपकी किसकी बात की गई है? कम्युनल अवार्ड की बात की गई है। तो पूछा गया है उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो बताइए, रामसे मैकडॉनल्ड थे, स्टैनली बाल्डविन थे, या फिर नेविल चैम्बरलेन थे, या फिर क्लेमेंट इटली थे। तो आपको पता है जब हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की, तो कम्युनल अवार्ड जो था इसका डिक्लेरेशन 16 अगस्त 1932 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है कि महात्मा गांधी इसके विरुद्ध थे, ठीक है, और वो जब भारत आते हैं तो वो आमरण अनशन करते हैं, और उसी के बाद महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। इस कोड के तहत यूरोपीय प्रजा को भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया।
दूसरा है विधि की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया। तो बताइए, अंडर दिस कोड यूरोपियन वेर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो आपको लग नहीं रहा दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम कॉर्नवालिस कोड की बात करते हैं ना, तो आप याद रखिएगा इसमें राजस्व और न्याय प्रशासन को पृथक किया गया था। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू और जुडिशरी को, जुडिशियल सिस्टम को पृथक किया गया था, अलग अलग किया गया था। ठीक है, सरकारी अधिकारी को अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए नागरिक अदालतों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और विधि की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है और उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्लास। चलिए, किम्बरले प्लेटू कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि किम्बरले प्लेटू कहाँ पर है, तो जल्दी से बता दीजिए। साउथ अफ्रीका में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर ब्राजील में है? तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऑस्ट्रेलिया का मैप जरूर देख के जाइएगा, परीक्षा में ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न बनता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं उत्तर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लास। देखिए, किम्बरले प्लेटू जो पठार है वो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये जरूर देखिएगा, मैंने पहले के टेस्ट में भी आपको बोला है कि पहले तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, किम्बरले प्लेटू कहाँ है, सैंडी डेजर्ट कहाँ है, गिब्सन डेजर्ट कहाँ है। लेकिन अब परीक्षा में पूछ लेता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है, साउथ में है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, इस तरीके के प्रश्न बनता है। तो किम्बरले प्लेटू की जब हम बात कर रहे हैं तो किम्बरले प्लेटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो कटे छठे उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर तट से फिट्जरॉय नदी के दक्षिण और आर्ड नदी के पूर्व तक विस्तृत है। तो ये दोनों नदी याद रखिएगा, फिट्जरॉय नदी और आर्ड नदी। ठीक है, इन दोनों के, फिट्जरॉय नदी के दक्षिण मतलब साउथ में और आर्ड नदी के पूर्व तक विस्तृत है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा क्लास परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको घास मैदान दिए गए हैं, तो बताइए स्टेपी, पैम्पास, ठीक है, रेंजलैंड दिया गया है और डाउन दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो बताइए स्टेपीज जो है वो कहाँ पर है, स्टेपी कहाँ पर है बताइए क्लास। ये आपका मध्य एशिया में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पंपास की बात करेंगे तो पंपास कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका दिया गया है, तो ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है ना पंपास। पंपास आपका साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ होगा ना कि उत्तरी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रेंजलैंड्स की बात अगर हम करेंगे तो रेंजलैंड जो है वो आपका कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है ना कि दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1 और 4 होगा, ए आपका सही उत्तर है। एक बार हम सारे ग्रासलैंड को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ग्रासलैंड्स को। जब हम स्टेपी की बात करेंगे तो स्टेपी आपका मध्य एशिया में है। ठीक है, पेरिस की हम जब बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। पेम्पास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और लानोस भी आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, सवाना की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में है। बेल्ट जो है वो आपका कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे डाउन्स की तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और रेंजलैंड भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार AW क्या डिनोट करता है बताइए। हॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल सवाना, मॉनसून विद ड्राई समर या फिर पोलर टाइप। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं AW की, यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सवाना रिप्रेजेंट करता है। तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं कोपेन की जलवायु का जो है, तो AMW मतलब सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु के साथ मॉनसून। ठीक है, फिर AS सूक्ष्म गर्मी के साथ मॉनसून, AW जो कि अभी हमने टेस्ट में पूछा है उष्णकटिबंधीय सवाना। ठीक है, फिर आपका अर्ध सूक्ष्म जलवायु
फिर BWHW आपका है गर्म रेगिस्तान, CWG जो है वो शुष्क शीत ऋतु के साथ मानसून, BHC कम गर्मी के साथ हल्की उमस भरी सर्दी, और E आपका ध्रुवीय प्रकार। तो ये एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्षेत्र भी दिए गए हैं, इनको भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक डबल लैंडलॉक देश है। तो डबल लैंडलॉक देश आपका कौन सा है बताइए। कजाकिस्तान, ठीक है, लिंचेस्टीन, ठीक है, स्विट्जरलैंड या फिर पैराग्वे। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर डबल लैंडलॉक कंट्री की बात की गई है। तो याद रखिएगा डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वो आपकी दो है, एक आपके उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और दूसरा आपका लिंचेस्टीन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, लिंचेस्टीन होगा, क्योंकि उज्बेकिस्तान तो नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं 18। प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा मिलती है, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर आपका कहां पर जाकर मिलता है बताइए। बोथनिया की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में या फिर सिद्र की खाड़ी में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और इक्वेटर कहां पर मिलता है। तो ये आपका मिलता है गिनी की खाड़ी में, ठीक है, C आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। यहाँ पर आपको नल आइलैंड मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, यहाँ पे दिखा ना गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। यहीं पर आपका इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आके मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताइए कौन सा है। माउंट मिरापी है, ठीक है, या फिर यहाँ पर दिया गया है गलुंगंग, फिर बैरन द्वीप और माउंट फ्यूजी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन आइलैंड। जो बैरन द्वीप है वो आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये आपका कहाँ पर है, या पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी में अंडमान सागर में स्थित है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है कहां पर। तो बताइए विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में या फिर कर्णप्रयाग में। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो कौन सा स्थान है, वो आपका है देवप्रयाग। C आपका सही उत्तर है। अब आप पंचप्रयाग एक बार देख लीजिए क्लास। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपकी अलकनंदा आ रही है, ठीक है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, विष्णु आपके थोड़े सांवले थे तो धौली गंगा इसमें आपके मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती है, यहाँ पर देखिए नंदाकिनी आके मिल रही है, ठीक है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा आके मिलती है, ठीक है। फिर अलकनंदा यहाँ पे आगे बढ़ेगी तो रुद्र प्रयाग में आपकी मंदाकिनी आके मिलेगी इस तरफ से। अच्छा यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा लेफ्ट से मिल रहा है, कौन सा राइट से मिल रहा है। फिर रुद्र प्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो देव प्रयाग आएगा और देव प्रयाग में भागीरथी आके मिल रही है। तो मैंने आपको पहले बोला है कि आप विष्णु जी से याद रखिएगा। विष्णु किसके बेटे थे, नंद के बेटे थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नंद के बाद आपको कर्ण याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण इनके दोस्त थे, महाभारत में इन्होंने रुद्र रूप लिया और फिर ये देव बन गए। बस ऐसे याद रखिए ना, विष्णु नंद के बेटे थे, कर्ण इनके दोस्त थे, महाभारत में रुद्र रूप लिया, फिर ये देव बन गए। याद करने का तरीका है, इसको सोचने समझने मत बैठेगा, नहीं मैम पहले ये इवेंट हुआ, पहले ये इवेंट हुआ। बस मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले विष्णु जो थे वो नंद के बच्चे थे, ठीक है, इनके दोस्त कर्ण थे, रुद्र इन्होंने महाभारत में रुद्र हुए, उसके बाद देव बने। तो विष्णु आपके कैसे थे, सांवले थे, तो यहाँ पे धौली गंगा हो गई, ठीक है। नंद प्रयाग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी जो है वो नंदाकिनी आके मिली, ठीक है। कर्ण की बात करेंगे तो पिंडार गंगा, रुद्र में मंदाकिनी और देव में भागीरथी। याद रखिएगा क्लास। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी के उद्गम स्थल का निकटतम स्थान कौन सा है, आपको बताना है। तो बताइए हनुमानगढ़,
सिरोही, कोटा या फिर पुष्कर। तो अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, ठीक है। या पुष्कर के पास दो धाराएं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या पुष्कर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। और आपको पता है जो लूनी नदी है वो कच्छ में जाकर गायब हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, मरखा वैली। मरखा घाटी कहां पर है बताइए? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में कि लक्षद्वीप में? तो मरखा वैली जो है वो आपकी, मरखा घाटी जो है वो लक्षद्वीप में है। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 23rd, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? हिस्पर, मिलाम, नामिक या फिर बंदरपूज? तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास। जो हिस्पर हिमनद है वो आपका कहां पर है? गिलगित बलूचिस्तान में है, ना कि उत्तराखंड में है। मिलाम, नामिक और बंदरपूज ये तीनों जो है वो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित हम कुछ और हिमनद देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कुमायूं क्षेत्र में हिमनद, गढ़वाल क्षेत्र में हिमनद, ठीक है। कफनी, ठीक है, मैक्तोली, चौराबाड़ी बमक, मिलाम, नामिक, रालम, पिंडारी, गंगोत्री, डोरियानी, दूनागिरी, चौराबाड़ी, ठीक है। देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये तो आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न। तो बता दीजिए कब लागू हुआ था? 1972 में, ठीक है। 1973 की बात करेंगे तो इस वर्ष क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पोर्ट स्वेज नहर का हिस्सा भूमध्य सागर पर स्थित है? तो बताइए कौन सा पोर्ट? एलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद, ठीक है, डेमिएटा, और फिर आपको दिया है हाइफा का पोर्ट। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर पोर्ट सैद जो है ये आपका होगा सही उत्तर, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं क्लास 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दूसरा विश्व ब्रेल दिवस, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका दिया गया भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, सही है। यहाँ पर जब आपसे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो बी आपका जो है वो आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा गलत है? बी आपका गलत है। अब इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत से दिवस दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड तिथि दी गई है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक जगह नोट डाउन करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार, फिर आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या दिया गया था? विश्व जो ब्रेल दिवस है वो आपका 2 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा वो 2 जनवरी को नहीं, वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं 27वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में अपिको आंदोलन हुआ था? तो अपिको आंदोलन कहां पर हुआ था बताइए? हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, कर्नाटक में या फिर छत्तीसगढ़ में? अपिको आंदोलन की अगर हम बात करें उसके पहले हम चिपकू आंदोलन की बात करें। चिपकू आंदोलन कहां पे हुआ था क्लास? वो उत्तराखंड में हुआ था ना, जिसको कि हम
क्या कहते हैं, हग द ट्री मूवमेंट भी। जो लोग थे उन्होंने पेड़ को गले लगा लिया था और कहा था पेड़ काटने के पहले आपको हमें मारना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग किन की बात करते हैं बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं ना। और यहाँ पर जब अपिको आंदोलन की बात करें तो अपिको आंदोलन भी आपका चिपको आंदोलन की तरह ही था, बस चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में हुआ था, अपिको आंदोलन जो था वो आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में कहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। कॉम्पैक्ट सुधार तकनीक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है बताइए। डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड है, वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, HCNG से रिलेटेड है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या होगा। कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है यहाँ पर, तो ये आपका रिलेटेड है HCNG से। C आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। निम्नलिखित में से किसने भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की थी, तो बताइए किसने की थी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने की थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने की थी, या फिर नीति आयोग ने की थी। तो ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन इंडिया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका स्टार्ट किया गया था हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा, और जो कि है RBI। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। ये आज के टेस्ट में कुछ डायरेक्ट प्रश्न है क्लास। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर में प्रश्न बनेगा भी तो डायरेक्ट ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तितली है, तो बताइए सबसे बड़ी तितली कौन सी है। यहाँ पर मालाबार बैंडेड सेलोटेल है, सदर्न बर्डविंग है, मालाबार रोज है, या फिर गोल्डन बर्डविंग है। तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या है। जो सही उत्तर है वो है गोल्डन बर्डविंग। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 31वां प्रश्न। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताइए। एरोसोल की वजह से, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ओजोन की वजह से, या फिर नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, आपको पता है अगर हम समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन लेयर, जो कि हमें पैराबैंगनी किरणों से, UV रेज से बचाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जो तापमान बढ़ता है वो भी किसकी वजह से होता है, ओजोन की वजह से होता है। ठीक है, ऊपरी परतों में जो ओजोन गैस होती है वो सूर्य से आने वाली तीव्र पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 32वां प्रश्न। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, तो बताइए किसके द्वारा। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, UNFC के द्वारा। ठीक है, UNFCCC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या फिर IPCC द्वारा। बताइए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन की, द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट की। तो ये आपकी प्रकाशित की जाती है FAO द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। जो जंतु अपने बच्चे को अपने शरीर की एक थैली में रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि कौन सा इनका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया हुआ था बताइए, अभी याद आएगा। यहाँ पर देखिए, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा जंतु है जो कि अपने बच्चों को अपने शरीर की थैली में रखता है, तो बताइए इकाइनोडर्म्स, ठीक है, या फिर एरेकनिडम, ठीक है, निड्स, एरेकनिड्स। फिर दूसरा है आपका क्रेस्टेशियस या फिर मार्सोपिलियस।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया जैसे कंगारू जो होते हैं वो अपने बच्चे को थैली में रखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अगला हम देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए एक कृत्रिम कार्बन सिंक का उदाहरण है? तो यहां पर बताइए, पीट दलदल, केल्प वन, समाप्त हुए तेल भंडार या फिर प्रवाल भित्ति। तो बताइए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व है, समाप्त हुए तेल भंडार। देखिए क्लास, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब होता क्या है कि जो भी कार्बन एमिट हो रहे हैं उनको हम क्या करें, हम एक जगह कैप्चर कर ले। ठीक है, कैप्चर करने के बाद जहां पर जैसे तेल भंडार कहीं पर है तो तेल भंडार वाला जो आपका जगह है वहां से तेल निकाल लिया गया। अब इन गड्ढों में तेल नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो अब जो भी हमने कार्बन को कैप्चर किया था उसको ले जाकर इन तेल भंडार में स्टोर कर दे। ठीक है, उनको क्या कर दे, उनको इसी में ले जाके डंप कर दे। तो यहाँ पे लिखा ना सिंक फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल कार्बन सिंक फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, कार्बन को, कोई इंडस्ट्री है उसमें से कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से आपने क्या किया, कार्बन को कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया और यहां पर जो गड्ढे बचे हुए हैं उन्हीं गड्ढों में ले जाके डंप कर दिया, स्टोर कर दिया। इसी को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना, कार्बन को कैप्चर करना और स्टोर करना। ठीक है क्लास, अब देखिए जो सिंक होता है जहां पर हम इनको स्टोर कर रहे हैं उन एरिया को हम सिंक कहते हैं। अब ये सिंक आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल सिंक की अगर हम बात करें तो जैसे पेड़, कोई वन है तो वहां पर भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा ना, वहां पे ग्रीन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो भी कार्बन आपने था उसको ले जाके एक फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया। और आपको पता है जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो ट्रीज है वो भी आपके एक नेचुरल सिंक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओशियन में ले जाके डंप कर दिया जाता है। और यहां पर जब हम बात करें आर्टिफिशियल सिंक की, तो ये वो एरिया जहां से तेल निकाल दिया गया, अब गड्ढे बचे हैं तो कहीं से कार्बन स्टोर करके यहाँ पे ले जाके कैप्चर करा दिया जाता है। ठीक, मतलब स्टोर करा दिया जाता है, कहीं से कैप्चर करके यहाँ पे स्टोर करा दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 35वां प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा और कहां पर है। तो आप सभी को पता है जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, और पहले हम इसे किस नाम से जानते थे, हेले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना कब हुई ये बताइए, 1891 में, 1917 में, 1936 में या 1951 में? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1936 में, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो नेशनल पार्क जो कि आपकी उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, परीक्षा में कई बार पूछा है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको कि हम किस नाम से जानते थे पहले, हेले राष्ट्रीय उद्यान से। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1936 में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो देखिए आज हमने 35 प्रश्नों को देखा। यहाँ पर क्लास में आपको बता दूं, आपकी जो मॉक टेस्ट की जो क्लासेस पहले शाम को होती थी वो अब सुबह होंगी। तो सुबह की क्लासेस आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे पास्ट ईयर्स मतलब की क्वेश्चंस के साथ साथ जो नए क्वेश्चंस है सब आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट में। एक बार पूरे मॉक टेस्ट को एक बार देख लीजिए क्लास, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे बताइएगा। ठीक है, और रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्लास। अब तो वॉइस में इशू नहीं आ रहा होगा, स्लाइड क्लियर होगी क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाई है। एक दो स्लाइड में अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। हम नेक्स्ट क्लास में जो कमिंग क्लास होती है, आने वाली क्लास होती है, उसमें हम उन स्लाइड्स को कवर कर लेंगे।
अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट में कवर किया जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उन टॉपिक्स को क्वेश्चंस के माध्यम में कवर कर लेंगे अगर वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे तो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्लास जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ा करिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक जगह अलग से फोल्डर बना लीजिए और बार बार उन पॉइंट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड आपके बहुत से नए प्रश्न बनाए जाते हैं। मैं हर बार टेस्ट में कहती हूँ आपसे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, क्वेश्चन कहीं और से पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस जो आपका पहले था वो अभी भी है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले थे वो आज भी है, लेकिन बस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। अब थोड़ा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए जिन टॉपिक से पहले प्रश्न बने थे उन टॉपिक को एक बार अपनी नोटबुक से या फिर जिस बुक को आप प्रेफर करते हैं उन बुक से एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा परीक्षा में अपीयर होने के पहले। और टेस्ट के थ्रू तो मैं आपका रिवीजन कराती ही हूँ। ठीक है, जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगी। ठीक है, अंत में जाते जाते यही कहूंगी आप लोगों से कि सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपने खुद पर रखना है। ठीक है, आपको परिश्रम करना है, आपको कर्म करना है और आप अगर कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अपने पे विश्वास रखिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने